चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज हम यहाँ पर 21 अप्रैल के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक करंट अफेयर आराम से सुनिए, एंड तक सेशन को देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 21 अप्रैल के करंट अफेयर में देखें, 61वीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 इसका खिताब जीता है साध्वी सतीश सैल ने। हम साध्वी सतीश की बात करें तो ये आती है भारत के गोवा राज्य से। आपको पता है गोवा से फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला है साध्वी सतीश सैल। कहां से आती है? गोवा राज्य से। तो इस बार 61वां एडिशन आयोजित किया गया फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का। इसका फाइनल आयोजित किया गया था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यह है ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? ओडिशा में, और भुवनेश्वर में फाइनल। यहां पर विनर रही साध्वी सतीश सैल। आपको पता है एक रिवाज होता है सौंदर्य प्रतियोगिता का कि जो लास्ट ईयर का विनर होता है ना, वो ताज पहनाता है नए विनर को। तो लास्ट बार ये जो कंपटीशन है ये निकिता पौरवाल ने जीता था। ये आती है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, निकिता पौरवाल। इन्होंने 2024 में जीता था फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब। इन्होंने ताज पहनाया है साध्वी सतीश सैल को। अब साध्वी सतीश सैल, एक और चीज, जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जीतता है ना, वो आगे चलकर मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो साध्वी सतीश ये हमको रिप्रेजेंट करेगी। तंजानिया में 2027 में मिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, तो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी साध्वी सतीश सैल। वहीं पर हम निकिता पौरवाल की बात करें तो 2026 में इस बार मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जाने वाला है वियतनाम में। तो वियतनाम में जो मिस वर्ल्ड 2026 में इस बार आयोजित किया जाएगा, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी निकिता पौरवाल। इजी 2025 मिस वर्ल्ड जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था नंदिनी गुप्ता ने। हालांकि ये विनर नहीं बन पाई, लेकिन इन्होंने रिप्रेजेंट किया था क्योंकि ये फेमिना मिस इंडिया 2023 की विनर रही थी। तो भारत में एक सौंदर्य प्रतियोगिता है, जो भी इसका विनर होता है इंडिया में, वो मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। द टाइम्स ग्रुप इसका आयोजन करता है। तो इस बार इसका खिताब जीता साध्वी सतीश सैल ने। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निकिता पौरवाल, साध्वी सतीश 2027 में मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। इस साल निकिता पौरवाल वियतनाम में जो 75th मिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, अभी होगा 2-3 महीने बाद, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। अभी तक इंडिया से जो मिस वर्ल्ड बने, अगर हम उनके नाम देखें तो रीता फारिया ये सबसे पहली मिस वर्ल्ड है इंडिया से। यहां पर मिस वर्ल्ड की बात हो रही है जो कि ग्लोबल लेवल पर आयोजित किया जाता है। तो 1966 में इंडिया की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी। 1994 में ऐश्वर्या राय सेकेंड मिस वर्ल्ड, फिर डायना हैडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, और सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा भारत से मिस वर्ल्ड बनी थी। और सबसे लास्ट मानुषी छिल्लर, यह 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, इंडिया से सबसे लास्ट। आगे आएंगे, हाल ही में भारत के 95th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंडिया के 95वें चेस ग्रैंड मास्टर बने अरण्यक घोष। आंसर ए। अरण्यक घोष की बात करें तो ये आते हैं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से। तो ये भारत के 95th चेस ग्रैंड मास्टर बने। इनके पहले 94 चेस ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के मयंक चक्रवर्ती। पूर्वोत्तर भारत से इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? मयंक चक्रवर्ती। आप कमेंट करके बताना कि ये भारत के पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य से आते हैं, बता दोगे। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था तो आपको याद होगा, कमेंट करना। 93 ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के आरव डेंगला। अभी रिसेंटली 95th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं घोष, अरण्यक घोष। ग्रैंड मास्टर लाइफ टाइम टाइटल होता है। शतरंज में फिडे जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है वो देता है। यहां पर कंडीशन होती है, एक तो इलो रेटिंग 2500 से ज्यादा होनी चाहिए जो कि चेस में दी जाती है, और 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स उन्होंने जीते हों
तो ऐसे किसी चेस प्लेयर को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है ग्रैंड मास्टर का टाइटल। इंडिया से सबसे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। और महिलाओं में देखें तो कोनेरू हम्पी, यह भारत की पहली चेस ग्रैंड मास्टर थी महिलाओं में। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ये पूरे वर्ल्ड में चेस खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। इसके लिए रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है और इंटरनेशनल चेस जो गेम्स होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, उनका आयोजन करती है। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी और स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आर्कडी ड्रोकोविच इसके वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर हैं। आगे आइए, भारत में नेशनल पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस इंडिया में हर साल मनाया जाता है 21 अप्रैल, मतलब आज के दिन। ओके, पूरे भारत में जो सिविल सर्वेंट है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उनके योगदान को सम्मानित करना, क्योंकि देखिए भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो एक्चुअल में यही है और यही चलाते हैं आईएएस, आईपीएस और जो भी आईएफएस वगैरह। तो जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, इंडिया के विकास में उनके योगदान को बताने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हर साल मनाया जाता है नेशनल पब्लिक सर्विस डे, है ना। तो इसकी 21 अप्रैल को मनाया जाता है, सबसे पहले चीज तो ये। अब 21 अप्रैल की जो डेट है ना, स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के गृह मंत्री थे, इन्होंने 21 अप्रैल 1947 में, मतलब स्वतंत्रता के पहले की बात हो गई है, 1947 में जब देश आजाद होने वाला था, तब इंडिया के जो मेटकाफ हाउस है ना, नई दिल्ली में, उस वक्त दिल्ली था, तो वहां पर जो मेटकाफ हाउस है, वहां पर भारत का जो पहला बैच था सिविल सेवकों का या फिर सिविल सर्वेंट का, उनको संबोधित किया था सबसे पहली बार। यह घटना है 21 अप्रैल 1947 की। और यही फिर आगे सर्विस में आने वाले थे, आजादी के बाद यही सर्विस में आए थे। तो इसी, क्योंकि संबोधन एक ऐतिहासिक था, तो यहां पर 21 अप्रैल को डिसाइड किया गया कि नेशनल पब्लिक सर्विस डे मनाया जाएगा। और यह डे पहली बार मनाया गया 2006 में। ठीक है, तो भारत के एक अवार्ड भी दिया जाता है, पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसी दिन दिया जाता है 21 अप्रैल को, मतलब आज दिया जाएगा। पब्लिक सर्वेंट को दिया जाता है, सिविल सेवकों को दिया जाता है, तो काफी सारे होते हैं, तो उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये याद रख लीजिए कि यह अवार्ड दिया जाता है 21 अप्रैल को, नेशनल पब्लिक सर्विस डे। दो आर्टिकल यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 315 है। वैसे 311 की हम या 312 की बात करते हैं ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जब हम 311 की बात करते हैं तो ये जो लोक सेवक है उन्हें संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है भारतीय संविधान में। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख देखने को मिलता है ना। और आर्टिकल 315 पे जब हम आते हैं तो आर्टिकल 315 यूपीएससी और पीएससी की बात करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल और स्टेट में, जो कि लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाती है। तो ये तीन आर्टिकल है जो आप याद रखिए। आर्टिकल 311 लोक सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा, प्रोटेक्शन दिया गया है, और आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है ना। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, ये एक फैक्ट है हिस्टोरिकल। फर्स्ट इंडियन वो जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, ये हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। यह वर्तमान आईएएस का जो पद है, वैसी सेवाएं थी उस वक्त अंग्रेजों के शासनकाल में। तो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे इंडिया से, इंडियन सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863। 21 अप्रैल को एको डे मनाया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। नवा प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नवा प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड ये दिया गया 2024-25 के लिए डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। देखिए यहां पर एमएस स्वामीनाथन की बात करें तो ये भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इनके नाम पर जो अवार्ड दिया गया है ना, ये एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2024-25 के लिए इस बार ये HS श्रीनिवास राव को दिया गया। ओके, कौन है ये? तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और वाइस चांसलर के पद पर हैं।
हैदराबाद में क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो पुरस्कार में एक तो गोल्ड मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। समझ में आ गया अवार्ड किसे दिया जाता है। 2004-5 में इसकी शुरुआत की गई थी। वैसे देखिए 2004 में शुरू हुआ, 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोड़ दो, अवार्ड को याद रखो कि यह किसको दिया गया, तो यह CH श्रीनिवास राव को दिया गया। वैसे आपको पता है ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो 3 कैटेगरी में आपको बताता हूं। एक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर लीडरशिप इन एग्रीकल्चर, यह 2004 में शुरू किया गया था। सेकेंड MS स्वामीनाथन अवार्ड, ये 2 साल में एक बार दिया जाता है, 2004 में शुरू किया गया। श्रीनिवास राव को यही अवार्ड दिया गया है। और एक है ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, यह शुरू किया गया था 2025 में। तो ये रिसेंटली अनाउंस किया गया, हमने इसकी बात की। सबसे पहली बार यह अवार्ड शुरू तो 2004 में हो गया था, लेकिन 2005 में दिया गया था पहली बार नोबेल पीस प्राइज विनर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। इजी, तो याद रखिएगा। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए ऑल फाउंडेशन कोर्स यहां पर अवेलेबल है। आप सभी कोई भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में, 99 रुपीज में कोई भी फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कोई भी फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आपको हर्डल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए ऑल फाउंडेशन कोर्सेस को, ठीक है। अभी के लिए ये काफी नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। आज के सेशन का आपको PDF और मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो चेकआउट कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रेलवे डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो बना है जो कि प्रतिदिन 1.6 लाख लीटर पानी की बचत कर रहा है? तो भारत का वो रेलवे डिपो जो कि भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बना, यह है काकरिया रेलवे डिपो, जो कि देखने को मिलता है अहमदाबाद में, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है काकरिया रेलवे डिपो। एक्चुअल में हुआ क्या है कि यह भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जितनी इसकी पानी की आवश्यकता है, जितना पानी ये रोज यूज कर रहा है ना, उससे ज्यादा पानी ये रिसाइकल करता है। तो ये मतलब जितना यूज कर रहा है बिल्कुल जीरो वेस्ट, जितना यूज कर रहा है उससे ज्यादा तो ये रिसाइकल कर दे रहा है। तो अपनी जरूरत तो पूरी कर ही रहा है, उससे ज्यादा फिल्टर करके लोगों को भी दे रहा है। तो ये वाटर न्यूट्रल है, मतलब इस रेलवे स्टेशन या डिपो जो काकरिया रेलवे डिपो है, इससे बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं जा रहा है ना, पूरी बचत हो रही है, पूरी तरीके से बचा रहा है। तो यह डिपो जो है ना, हर रोज 1.6 लाख लीटर फ्रेश वाटर की बचत कर रहा है और फिल्टर कर रहा है। तो 100% वेस्ट वाटर को फिल्टर किया जा रहा है यहां पर। इसी तरीके से काकरिया रेलवे डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो बन गया है, जो कि वेस्टर्न रेलवे का पार्ट है। मिशन जीरो वेस्ट है इंडियन रेलवे का, इसी के तहत इसे वाटर न्यूट्रल घोषित किया गया। हम बात करें वेस्टर्न रेलवे की, तो 19 जोन में से एक है इंडिया में वेस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 5 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन रेलवे का अगर हम बेसिक फैक्ट देखते हैं तो इंडियन रेलवे की शुरुआत, इसको हमने डिस्कस किया था, 16 अप्रैल 1853 को की गई थी, जब भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे, है ना। हेडक्वार्टर है इंडियन रेलवे का नई दिल्ली में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया में देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन यह काम करता है। अगर हम मिनिस्टर की बात करें, हमारे रेलवे मिनिस्टर, तो यह है वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। आगे चलेंगे। भारत की पहली ग्लास सबस्ट्रेट आधारित एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इंडिया की पहली ग्लास सबस्ट्रेट आधारित एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट, इसकी स्थापना की जा रही है भारत के ओडिशा राज्य में। आंसर हो जाएगा आंसर डी। यह होता क्या है? देखिए क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर चिप होती है ना, जो मदरबोर्ड में लगी होती है, वो किसी एक बेस पर होती है,
है ना, कोई केस होता है उसका, जो कि नॉर्मली अभी तक प्लास्टिक या किसी और सब्सटेंस से बनाया जाता था, लेकिन अब वो बनाया जा रहा है ग्लास से। तो ये ग्लास सबस्ट्रेट आधारित एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है, जो कि पहली बार इंडिया में ओडिशा में स्थापित की गई। अब ये 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की बात करते हैं, तो अभी तक क्या होता था कि जो सेमीकंडक्टर चिप होती थी वो अलग अलग जगह पर लगी होती थी, किसमें, मदरबोर्ड में। लेकिन अब इनको एक के ऊपर एक लगाया जाएगा 3D मॉडल के आधार पर, ताकि ये कम स्पेस घेरे किसी भी मदरबोर्ड में, है ना। तो इस तरीके से ओडिशा गवर्नमेंट ने भारत की पहली ग्लास सबस्ट्रेट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की स्थापना की है ओडिशा में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, कहां पर, ओडिशा राज्य में। प्रोजेक्ट भुवनेश्वर के पास स्थापित किया जा रहा है। भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में से देखा जा रहा है। तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वो 1943 करोड़ रुपए का, 1943 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी कि टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से इसको लगाया जाएगा, और ये ओडिशा में स्थापित की जा रही है। अब ओडिशा भारत का पहला राज्य हो जाएगा जहां पर कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूनिट और एडवांस्ड 3D पैकेजिंग यूटिलिटी या फैसिलिटी दोनों ही अवेलेबल है। तो ओडिशा भारत का ऐसा पहला राज्य हो गया है। तो ये दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं कि ग्लास सबस्ट्रेट क्या होता है और 3D पैकेजिंग क्या होती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का यह तीसरा फेज है। हाल ही में जो सेंट्रल कैबिनेट है उसने इस योजना को मार्च 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है। उद्देश्य क्या है? उन रोड्स और ब्रिज को पूरा करना जो कि ग्रामीण आबादी को या तो मंडियों से, स्कूल से, अस्पतालों से जोड़ते हैं। तो वैसे 2025 तक ही यह तीसरा फेज था, लेकिन अब इसे जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट है उसने मार्च 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह अभी तक मार्च 2025 तक थी, लेकिन अब यह मार्च 2028 तक कंटिन्यू की जाएगी। योजना का बजट जो कि अभी तक मार्च 2025 तक 80,250 करोड़ था, इसको बढ़ाकर 83,977 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव हैं उनको नेशनल हाईवे या मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर सन 2000 में। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की थी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री। इसका पहला फेज सन 2000 में शुरू किया गया था। तब उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम के अनुसार सड़कों का निर्माण किया जा सके, कनेक्टिविटी देने के लिए। फिर इसका सेकेंड फेज लाया गया। ये तो पहला फेज हो गया 100%, मतलब पूरी तरीके से ये सेंट्रल की स्कीम थी। पूरा जो पैसा है सेंट्रल ने ही इसका बियर किया था। इसके तहत 1,35,436 बस्तियों को कनेक्ट करना और 3,68,000 किलोमीटर की जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको अपडेट करना, यह उद्देश्य रखा गया पहले फेज का। फिर जो सेकेंड फेज आया 2013 में शुरू किया गया, 50,000 किलोमीटर जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको अपग्रेड किया गया। और फिर थर्ड फेज आया इसका 2019 में, जो कि 2025 में इस बार खत्म हो रहा था। तो इसी को ही आगे बढ़ाया गया है मार्च 2028 के लिए, 28 तक के लिए 1,25,000 किलोमीटर जो सड़कें हैं गांव में उनको और बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको पता है इस योजना के तहत जो रेशो है स्टेट और सेंट्रल के बीच में वो 60-40 का, मतलब 60% जो है वो सेंट्रल बियर करता है और 40% स्टेट बियर करता है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न कोई स्टेट है या हिमालयन स्टेट है तो वहां पर 90% जो पैसा है इस योजना के तहत वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आजादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जौनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो आजादी के बाद भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की गोल्ड माइन
जो शुरू की जा रही है उसका नाम है जौनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट, और यह शुरू किया जा रहा है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। शुरुआत में इसे शुरू किया जाएगा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, यह शुरू की जा रही है जौनागिरी गोल्ड माइन है। शुरुआत में 750 किलोग्राम सोना हर साल निकाला जाएगा और फिर इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी और 1 टन सोने का टारगेट रखा गया है कि हर साल यहां से उत्पादित किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में काफी निवेश किया जाएगा और ओपन कास्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, मतलब खड्डा करके जैसे कुआं खोदते हैं या फिर माइनिंग की जाती है उस तरीके से मिट्टी की खुदाई करके उसमें से सोना निकाला जाएगा। तो यह हो गई आजादी के बाद इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर की गोल्ड माइन। क्या नाम है इसका? जौनागिरी। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आजादी के बाद भारत की गवर्नमेंट सेक्टर की पहली गोल्ड माइन की बात करें, जो कि सबसे बड़ी भी है और पहली भी है, यह है हुट्टी गोल्ड माइन, जो कि है भारत के कर्नाटका राज्य में। और आजादी के पहले भारत की सबसे बड़ी सोने की खान जो थी, जो आजादी के पहले से चल रही है, यह कोलार गोल्ड माइन है, जिस पर केजीएफ मूवी बनी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है, लेकिन हम सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट करते हैं। 90% से ज्यादा तो हमको इंपोर्ट ही करना पड़ता है, हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं है। स्टेट वाइज अगर हम गोल्ड रिजर्व देखें तो भारत में सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व बिहार राज्य में, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा गोल्ड का उत्पादन करता है कर्नाटका राज्य। यहां पर हुट्टी और कोलार ये गोल्ड माइन से सोने की खानें हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भारत में खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण और उनका एनालिसिस करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। आगे चलेंगे। रोम्यूअल वाडागनी ने किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इनका नाम क्या है? रोम्यूअल वाडागनी। इन्होंने हाल ही में अफ्रीकी देश बेनिन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता है। अब नाम अजीब सा इनका भी और इनके देश का भी। अब आप बोलोगे कि सर मैप में ये कहां आता है, तो अब मैप में भी देखेंगे। बेनिन के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वाडागनी, जिन्होंने बेनिन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 94% वोट अपने नाम किए और 94% वोट के साथ ये जीत गए हैं। और पॉल हॉर्नपी जो कि उम्मीदवार थे, इनको इन्होंने हराया। और पहले इनके प्रेसिडेंट के पद पर 2 टर्म से थे पैट्रिक टेलोन, तो इन्होंने पैट्रिक टेलोन को रिप्लेस किया है प्रेसिडेंट के पद पर। और बेनिन के नए प्रेसिडेंट बने कौन? तो यह है रोम्यूअल वाडागनी। तो बेनिन अफ्रीकी देश है, पश्चिम अफ्रीका में देखने को मिलता है। अगर लोकेशन देखेंगे तो इस तरीके से आपको यह देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेनिन एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। इसकी बाउंड्री नाइजीरिया, उत्तर में नाइजर और बुर्किना फासो, और पश्चिम में टोगो देश से टच होती है। 4 देश बाउंड्री शेयर करते हैं बेनिन देश से। पोर्टो नोवो इसकी कैपिटल है और इसकी दक्षिणी जो सीमा है यह गिनी की खाड़ी से टच होती है। लास्ट क्वेश्चन। एकीकृत तटीय और समुद्री योजना के लिए समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इंटीग्रेटेड कोस्टल और मरीन प्लानिंग के लिए मरीन स्पेशल प्लान शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है ओडिशा राज्य। अब यह होता क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं मरीन स्पेशल प्लान की, तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि ओडिशा की 574 किलोमीटर जो लंबी तटीय क्षेत्र है, या जो उसकी बाउंड्री है, उसका पूरी तरीके से अलग अलग हिस्सों में मैपिंग की जाएगी, ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा एरिया टूरिज्म के लिए, कौन सा फिशिंग के लिए, कौन सा एनर्जी सेक्टर के लिए, है ना, अलग अलग सेक्टर के लिए कौन कौन सा क्षेत्र सही रहेगा, कोस्टल एरिया। इससे क्या होगा कि ऑल ओवर जो तटीय क्षेत्र है उसका विकास किया जा सकेगा, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकेगा, मरीन इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकेगा और मरीन सेफ्टी को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो ओडिशा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने अपने 574 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र के लिए मरीन स्पेशल प्लान को लॉन्च किया है। वैसे यह योजना 2019 में शुरू हो गई थी। इंडिया और नॉर्वे के कोलैबोरेशन से इसे शुरू किया जा चुका था इंडिया में। पहला फेज 2019 में शुरू हुआ, तब केवल यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी और लक्षद्वीप, इनको इसमें शामिल किया गया था।
इनका काम कंप्लीट हो गया है। अब 2026 में सेकेंड फेज में राज्यों में ये शुरू किया जा रहा है ये प्लान, और इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है भारत का ओडिशा राज्य। भारत की तरफ से इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत काम करने वाली एक संस्था है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, इसके द्वारा लीड किया जा रहा है। तो ओडिशा राज्य पहला। तो यहां पर 21 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, WWF नेशनल अवार्ड 2026 से किस भारतीय वनस्पति विज्ञानी को सम्मानित किया गया? तो यह है एन अलीम यूसुफ। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में लगातार तीसरी बार हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया। किस उत्तर पूर्वी राज्य ने खासी और गारो लैंग्वेजेस को ऑफिशियली प्रशासनिक मान्यता दी? तो यह हो जाएगा मेघालय राज्य। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा किसे 2026 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो यह सयानी गुप्ता है। 2030 तक 1 बिलियन लोगों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह है वर्ल्ड बैंक। एन रामचंद्रन, जिनका निधन हो गया, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हैदराबाद में आयोजित पहले बाउल्डलर्स क्लासिक 2026 गोल्ड टूर्नामेंट का खिताब जीता है शुभंकर शर्मा ने। फिर विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा दहेज निषेध अधिनियम भारत में 1961 में लागू किया गया था। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पुरुष या महिला खिलाड़ी में शामिल है स्मृति मंधाना। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, अभ्यास साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के मध्य में आयोजित किया जाता है। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है और म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं ओंग मिंग हलॉन्ग। ये हो जाते हैं हमारे तीनों आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में चर्चा में रहा खर्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है और होन्शु द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।